ए वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग एनसीईआरटी को कम्प्लीटली कवर करेंगे और इसके साथ साथ जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है नीट के लिए वो भी हम लोग आपको जो है प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बेटा सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने बात आती है बेटा हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड की, कि हैप्लॉइड सेल क्या होती है और डिप्लॉइड सेल क्या होती है। बेसिकली बेटा लाइक सपोज करो हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, 46 क्रोमोसोम होते हैं और इनको मैं बेटा 23 पेयर भी बोलता हूँ, 23 पेयर भी बोलता हूँ। अगर इनमें से सिर्फ 46 में से 23 अगर एक सेल के अंदर है, या मैं बोलूँ कि इन पेयर में से सिर्फ 23 क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट है, तो उस सेल को मैं हैप्लॉइड सेल के नाम से जानूंगा। ठीक है, हैप्लॉइड जैसे सपोज करो बेटा ये हमारे पास एक सेल है, इसके अंदर इस तरीके से ये जो क्रोमोसोम है ये आपके 46 क्रोमोसोम है, ऐसे ऐसे जो है 46 क्रोमोसोम है और इन 46 क्रोमोसोम से अगर 23 क्रोमोसोम एक सेल के अंदर होते हैं तो उस सेल को मैं हैप्लॉइड सेल के नाम से जानूंगा। मैं ये बोल सकता हूँ कि जिस सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर नॉर्मल सेल से हाफ होते हैं उसको मैं हैप्लॉइड बोलता हूँ, और जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 2n की कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, डबल उसमें प्रेजेंट होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, होमोलोगस पेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको मैं डिप्लॉइड कंडीशन जो है वो बोलता हूँ। अब एक सेल के क्या क्या फंक्शन होते हैं, एक सेल क्या क्या फंक्शन जो है वो करती है। बेटा फर्स्ट फंक्शन आता है कि सेल जो है वो सेल ग्रोथ करती है। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन क्या आता है बेटा, सेल ग्रोथ करती है। दूसरा आता है सेल डिवाइड करती है और तीसरा आता है सेल डिफरेंशिएट करती है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगी बेटा, सेल जैसे मान लो स्मॉल सी एक सेल है, वो सबसे पहले अपना कंटेंट को इंक्रीज करती है, अपने आप को बेटा ग्रोथ करती है, अपना साइज इंक्रीज करती है। उसके बाद क्या करती है बेटा, ये डिवाइड करती है। डिवाइड करने के बाद ये इनमें क्या होता है बेटा, फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं कि इस सेल को ये काम करना है, इस सेल को ये काम करना है। ठीक है, इस तरीके से जो है वो फंक्शन देखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है, नेक्स्ट बात आती है, थर्ड पॉइंट आता है सेल, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर बेटा रिप्रोडक्शन ही ग्रोथ होती है। जैसे मान लो एक जगह पे इकोलाई हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, ग्रो करवा रहे हैं, तो इकोलाई क्या होती है बेटा, नंबर में इंक्रीज होती है, उसी को मैं उसकी ग्रोथ बोलता हूँ। ठीक है, और नंबर में वो कैसे इंक्रीज होती है बेटा, उसका मेन रिप्रोडक्शन का जो मेथड होता है वो होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन से ये एक सेल से दो सेल में डिवाइड होते हैं, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से डिवाइड होती है। तो ये जो नंबर इंक्रीज हो रहे हैं ये मैं इनकी ग्रोथ भी बोल सकता हूँ और क्या बोल सकता हूँ बेटा, इनके अंदर रिप्रोडक्शन भी बोल सकता हूँ। और ये भी माना जाता है कि इस प्रोसेस के थ्रू मैं ये बोल सकता हूँ कि ये बंदे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हमेशा जो है वो इमोर्टल रहते हैं। कैसे रहते हैं बेटा, इमोर्टल रहते हैं, कभी मरते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इनके नंबर इंक्रीज हो रहे हैं और ये वही उनका रिप्रोडक्शन का मेथड है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या बोलूँगा, जो पुरानी सेल है वही आगे नई 2 सेल बना रही है, तो किसी की डेथ हुई नहीं हुई, तो मैं बोल सकता हूँ यही क्या है बेटा, इमोर्टल है। ठीक है, एक सेल जैसे देखो ये दिखाया हुआ है, ये हमारे पास एक सेल है। ठीक है, इस सेल ने फर्स्ट क्या की बेटा, सेल ग्रोथ की, और सेल ग्रोथ करने के बाद इस तरीके से क्या करती है, सेल डिवाइड करती है, तो इसको मैं बोलता हूँ बेटा सेल डिवीजन। ठीक है, अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है कि किस तरीके से सेल डिवीजन टेक पार्ट होती है, ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम लोग सेल साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सेल साइकिल होती है। जैसे हमारी लाइफ स्पैन होता है ना, लाइफ साइकिल होती है कि भाई पहले इस फेज में, जुनाइल में, फिर रिप्रोडक्टिव फेज में, फिर ओल्ड एज, इस तरीके से जो फेज आता है उसी तरीके से सेल के अंदर फेज आता है, जिसको हम लोग सेल साइकिल के नाम से जानते हैं। कौन कौन से इसके अंदर फेज आते हैं, सबसे पहले बेटा ये अपने सेल के जो भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनको बनाती है। ठीक है, उसके बाद बेटा ये अपने जीनोम को डुप्लीकेट करती है, डीएनए आरएनए को डबल करती है। उसके बाद ये क्या हो जाती है बेटा, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये फेज आते हैं 3 फेज, पहले अपने ऑर्गन्स वगैरह को बनाएगी, अपना साइज इंक्रीज करेगी ये सब, फिर अपना डीएनए वगैरह इंक्रीज करेगी और फिर जो है वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ये सब जो है जेनेटिकली कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड होता है। मतलब ये सब जो है ऐसे ही नहीं कि कोई भी सेल जो है उठ के जो है डिवाइड करना स्टार्ट कर दे, उनके लिए इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है, ये सब जो है जेनेटिकली कंट्रोल होता है कि किस टाइम पे किसको जो है कवर करना है। ये जो सेल साइकिल होती है ह्यूमन सेल के अंदर बेटा ये कितने घंटे की होती है, 24 आवर्स की होती है। वहीं यीस्ट के अंदर
ये जो है 90 मिनट की जो है वो होती है। इस सेल साइकिल के अंदर बेसिकली 2 फेज जो है वो आते हैं। एक होता है बेटा एम फेज, मैं इसको बोलता हूँ माइटोटिक या मियोसिस फेज, जिसमें सेल एक्चुअल में डिवाइड करती है। और एक होता है बेटा इंटरफेज। इंटरफेज वो फेज होता है जिसमें सेल को डिवाइड करने के लिए अपने आप को तैयार करती है। ठीक है, 2 फेज होते हैं, एक होता है एम फेज और एक होता है आई फेज। जिस फेज में सेल अपने आप को तैयार करती है वो होता है आई फेज, और जो फेज जिसके अंदर जैसे मान लो डिवीजन करनी है वो होता है एम फेज। मैं आपको इस तरीके समझा सकता हूँ, जैसे मान लो आपको गोवा ट्रिप प्लान करनी है, आप प्लानिंग जो है उसकी काफ़ी दिनों तक करते हो। ठीक है, 2-3 महीने से पहले से ही जो है शॉपिंग वगैरह स्टार्ट कर देते हो उसको जाने के लिए। लेकिन जब आप वहाँ पे जाते हो रहते हो तो वो दिन जो है वो बहुत जल्दी चले जाते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जो हमारा इंटरफेज है ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। मैं बोल सकता हूँ कि 90% टाइम जो है बेटा वो इंटरफेज लेता है, और केवल 10% और 5% जो है हमारे पास टाइम जो है बेटा माइटोटिक मतलब कि डिवीजन का फेज लेता है। लेकिन डिवीजन की तैयारी में जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर हमारे पास G1 फेज आता है, S फेज आता है, G2 फेज आता है। ठीक है, ये 3 फेज आते हैं मेन, जिसके अंदर डिवीजन के लिए जो भी चीज़ बनानी है वो इन फेज में बनाई जाएगी, इंटरफेज में बनाई जाएगी। और जो सेल डिवाइड करने का जिसको ऑप्शन नहीं मिला है वो अभी रेस्ट स्टेज में है, उसको मैं बोलूँगा बेटा G0 फेज। इस फेज के अंदर वो माइटोटिकली तो एक्टिव है, वो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है, मेटाबॉलिकली तो वो एक्टिव है, लेकिन वो डिवाइड करने की अभी उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं आई है। ठीक है, इंटरफेज में G1, S और G2 हमें ये जो है वो पढ़ने होते हैं। ठीक है, जब सेल G0 में होती है और उसको ये बोला गया कि तुझे डिवाइड करना है तो वो एंटर करती है बेटा कौन से फेज में, G1 फेज में। ठीक है, वो एंटर करती है बेटा G1 फेज में। अब बात करते हैं G1 फेज की। तो G1 फेज जो है बेटा वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, इंटरफेज का सबसे बड़ा फेज होता है, और इसी के ऊपर सेल साइकिल की टाइमिंग जो है वो डिपेंड करती है। अगर G1 किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, G1 फेज अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत जल्दी हो रहा है, ठीक है, काफ़ी स्पीड से हो रहा है, तो बेटा वो सेल काफ़ी स्पीड से डिवाइड करेगी। अगर G1 फेज काफ़ी लेट होता है, मतलब काफ़ी टाइम ले रहा है, काफ़ी लॉन्ग है, तो उस टाइम पे जो सेल होगी बेटा वो काफ़ी टाइम लेगी सेल डिवाइड करने के लिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि सेल की जो स्पीड है उसके बेसिस पे फेज जो है वो डिपेंड करता है, सारा इंटरफेस जो है इसकी उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद सेल ऑर्गेनल्स जो आपके नॉर्मल सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है, वैक्यूल वगैरह, ठीक है, ये सब जो है अपने आप को डबल करते हैं G1 फेज के अंदर। RNA सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है G1 फेज के अंदर। कौन सी प्रोटीन सिंथेसिस, कौन सी RNA सिंथेसिस जो हमें चाहिएंगे S फेज के अंदर, वो यहाँ बनने स्टार्ट हो जाते हैं। न्यूक्लियर साइज इंक्रीज होने लग जाता है, तो मैं बोलता हूँ साइज का सेल इंक्रीज हो रहा है। अब नेक्स्ट फेज आता है मेरे पास S फेज। S फेज सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे DNA सिंथेसिस होता है। आपको सेल जब मैंने पढ़ाया था लास्ट, हमारा जो टॉपिक था न्यूक्लियस, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब सेल को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि तुझे डिवाइड करना है, तो वो अपने इस कंटेंट को, क्रोमेटिन को, अपने आप को कंडेंस करती है और इस तरीके से क्रोमोसोम बनाती है। ऐसे 46 क्रोमोसोम हमारी बॉडी के अंदर बन जाएंगे। और एस फेज में क्या करते हैं बेटा, ये अपने कंटेंट को डबल करते हैं, ऐसे ऐसे डबल कर लेते हैं अपने कंटेंट को। डीएनए अब भी 46 है, ये भी 46 है और ये भी 46 है, लेकिन इस टाइम पे उसने अपना डीएनए कंटेंट डबल किया है। ठीक है, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो अब जो है 46 से ज़्यादा हो जाने चाहिए, 92 हो जाने चाहिए। नहीं बेटा, ये इस टाइम पे ये भी क्रोमोसोम है और ये भी क्रोमोसोम है, बस इस क्रोमोसोम ने अपना डीएनए कंटेंट डबल किया है। ठीक है, ये सेपरेट ये 2 क्रोमोसोम जो है नहीं बोले जाएंगे, बस मैं ही बोल सकता हूँ इसमें सिंगल क्रोमेटिड है और इसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है, ये डाइयाड है, ये मोनाड है। ठीक है, ये बोल सकता हूँ। और बेटा हिस्टोन प्रोटीन बनाए जाते हैं, सेंट्रियोल सिंथेसिस की जाती है क्योंकि डीएनए कंटेंट डबल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है बेटा G2 फेज। G2 फेज में ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, माइक्रोट्यूब्यूल वगैरह बनाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी बॉडी, ये सब जो है बेटा डुप्लीकेट होते हैं G2 फेज में, बाकी सब ऑर्गेनल्स G1 फेज में डबल होते हैं। ठीक है, आरएनए की सिंथेसिस और डीएनए की सिंथेसिस कंटिन्यू रहती है क्योंकि जो प्रोटीन वगैरह, आरएनए सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू रहती है। जो प्रोटीन आपको एम फेज में चाहिएंगे उनकी सिंथेसिस जो है वो यहाँ पे होती है। एक चीज़ और
आई फेज इतना लॉन्गेस्ट है कि अगर जैसे मान लो 24 आवर्स ह्यूमन सेल के अंदर लग रहे हैं तो इसमें से बेटा 23 आवर्स तो आई फेज ले जाता है, बचा हुआ 1 आवर में एम फेज कंप्लीट हो जाता है। वहीं मैं बात करूं यीस्ट के अंदर 90 है तो 85 मिनट तो जो है वो आई फेज ले जाता है, बाकी 5 मिनट में एम फेज कंप्लीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेटा बात करेंगे एम फेज की। आज मैंने आपको आई फेज जो है वो समझाने की कोशिश करी है कि आई फेज में कौन कौन से फेज आते हैं, प्लस सेल जो है अपने आप को किस तरीके से डिवाइड करने की कोशिश करती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर बेटा। आई होप आपको ये जो है समझ में आया होगा।